हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के कुशासन बाबू के बारे में, जिनको प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा लगी हुई है। उसके बाद में बात करेंगे उस जनता के बारे में जिसने चुनाव के वक्त राजस्थान में नारा लगाया था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उसके बाद में बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति और बीजेपी को यदि लोकसभा 2024 के चुनाव के दौरान 380 प्लस से ज़्यादा सीटें जीतनी है तो बीजेपी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। साथ में हिंदुओं को मत देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। सबसे पहले बात करता हूँ 2023 के जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं और कुपक्ष की जिस तरह से बेचैनियाँ बढ़ रही हैं उसके बारे में, ताकि इस वीडियो में जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ सकें। जब से भारत को मोदी का नेतृत्व मिला है, राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, तब से भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक ताकत वैश्विक तौर पर बढ़ती जा रही है। भारत की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों में जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग और विदेश के ज़्यादातर देश भारत की इन नीतियों की प्रशंसा कर रहे हैं और उनको स्वीकार कर रहे हैं, तो भारत का जो कुपक्ष है जिसमें ढोंगरेस, लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट, सेक्युलर, लिबरल, साथ में वो लोग भी जो भारत के बाहर रहकर काम कर रहे हैं और वो विदेशी ताकतें जो भारत को आर्थिक और राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती हैं और उनकी भारत से इतनी घृणा है कि वो भारत की राजनीतिक और आर्थिक ताकत से डर रही हैं और भारत की जिस प्रकार से वैश्विक साख, इज्जत, स्वीकार्यता बढ़ रही है उससे उनको डर लग रहा है। और इनकी छटपटाहट तब से और बढ़ गई है जब से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है 2023 के लिए। और इन लोगों ने भारत में जिस तरह से षड्यंत्र रचना चालू किए हैं वो जनता देख रही है। जैसे कि भारत को वैश्विक तौर पर और वैश्विक पटल पर बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। भारत की आर्थिक ताकत के ऊपर कुठाराघात किए जा रहे हैं। जैसे कि अदानी के मामले में भारत को एक मुस्लिम विरोधी राष्ट्र घोषित करने के जो प्रयास चल रहे हैं कुत्सित, जैसे कि मुसलमानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं जबकि लव जिहाद को छुपाया जा रहा है। ऐसे जो प्रयास किए जा रहे हैं, भारत का जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम गिरोह है, उसके 96% मुस्लिम इसमें शामिल हैं। भारत का जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, उसका जो कुछ 12-13% हिस्सा है जो खुद को सेक्युलर, लिबरल बताता फिरता है, वो भी इस गहन षड्यंत्र में शामिल है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार के जो कुशासन बाबू थे, जिनकी छवि कुशासन बाबू की जगह एक सुशासन बाबू में तब्दील हुई थी, वो बीजेपी की एक देन है। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जो महत्वाकांक्षा थी उसको प्राप्त करने के लिए कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, इस तरह से जो दल बदल किया और उसके कारण उनकी जो छवि सत्ता पिपासु की तरह बन चुकी है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलना तय है। पर बीजेपी को बिहार में कुछ कार्य करने पड़ेंगे, वरना बीजेपी जिस तरह से चुप रहकर बैठ जाती है वो बीजेपी को बिहार में भारी पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी ने बहुत लंबे वक्त तक नीतीश के साथ में काम किया है, अपना बड़ा हिस्सेदार माना है बिहार की राजनीति में। वो बताता है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और
स्थानिक नेतृत्व के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया और उसकी वजह से उनकी जो राजनीतिक क्षमता है वो बाहर नहीं आ सकी हैं। तो अब बीजेपी को यदि बिहार जीतना है तो कुछ कार्य करने पड़ेंगे, जैसे बिहार का MY समीकरण किस तरह से तोड़ना है, यादवों को और हिंदू का जो विभक्त समाज है उसको किस तरह से खुद के साथ में जोड़ना है, किस तरह से वहाँ का जो समाज है उसको बताना है कि आपको किस तरह से अपराध आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है और आपके लिए एक जो विकास का रास्ता है उसमें अवरोध पैदा कर रहा है। ये सब बीजेपी को सामान्य जनता के बीच में जाकर समझाना पड़ेगा और बीजेपी को अपने नेतृत्व, कार्यकर्ता, अपने संगठन के ऊपर पूरा भरोसा जताना होगा और बिहार में बीजेपी को ऐसा गठबंधन करने से बचना होगा जिनकी छवि थाली के बैंगन की तरह जनता के बीच में हो। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के हिंदू जनता ने एक नारा दिया था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। आज वो हिंदू समाज अपने आप को उस परिस्थिति में देख रहा है जैसा कि एक लकड़ी आधे मशीन के ऊपर पड़ी होती है कटने के इंतज़ार में। जब से बीजेपी राजस्थान में विपक्ष में आई है तब से, और जिस तरह से अशोक गहलोत ने राजस्थान में BSP के सभी विधायकों को खरीद लिया था, सौदेबाजी की थी, उससे ऐसा पता चलता है कि बीजेपी को ये लोग राजस्थान में ख़त्म करने के इरादे से कार्य कर रहे हैं और साथ में ये लोग बीजेपी का जो वोट बैंक का आधार है उसको ख़त्म करने के इरादे से कार्य कर रहे हैं। परंतु बीजेपी ने यहाँ पर एक गलती की है। नंबर 1, अपने संगठन में जो अलग अलग समूह है उनके बीच में सामंजस्यता बनने नहीं दी है। उनके बीच में राजनीतिक वैमनस्य और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाइयाँ अंदर अंदर चल रही हैं, वो बीजेपी ने ख़त्म करने के लिए उसके लिए प्रयास नहीं किए हैं। दूसरी चीज़, बीजेपी ने अपने हिंदू वोट बैंक की उस तरह से कभी भी चिंता नहीं की है जिस तरह से कांग्रेस, सेक्युलर, लिबरल पार्टियां अपने इस्लामिक वोट बैंक की चिंता करती हैं। वो इस हद तक जाती हैं कि भले उसके लिए उनको आपराधिक, बलात्कारी, हत्यारे मुस्लिमों का बचाव करना पड़े या उनको आर्थिक सहायता क्यों ना सरकारी राहत कोष से देनी पड़े या कानूनी मदद देनी पड़े। बीजेपी ऐसा करने में राजस्थान में निष्फल जा चुकी है। अब बीजेपी को यदि राजस्थान जीतना है तो सबसे पहले कुछ कार्य करने पड़ेंगे। नंबर 1, राजस्थान बीजेपी में एक कुशल नेतृत्व की उनको खोज करनी पड़ेगी और जिस तरह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश का मुखिया बनाया है, उसी तरह से बीजेपी को जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं राजस्थान बीजेपी के अंदर नेता, उनको एकजुट करना पड़ेगा और उनको ऐसा नेता ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर से कि जो बीजेपी को एक संगठन की तरह मजबूत कर सके। दूसरे नंबर पर बीजेपी को हिंदू वोट बैंक को संगठित करने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए उसको चाहे तो विरोध प्रदर्शन करना हो या कानूनी सहायता करनी हो या किसी प्रकार का राजनीतिक जागरूकता कार्यक्रम चलाना पड़े, वो चलाना चाहिए। और दूसरी चीज़, बीजेपी को ये ध्यान में देना चाहिए कि राजस्थान एक सरहद का राज्य है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, नहीं तो इसकी हालत पंजाब की तरह होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हिंदुओं का नरसंहार और जनसंहार जो अभी चल रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ में राजस्थान में बलात्कार किए जा रहे हैं, फिर वो पुलिस थानों में हो या चुस्लिम कर रहे हो जिहाद के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर, तो उसको बचाने, उसको होने से और बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि बार बार हिंदू आस्थाओं, धार्मिक स्थलों के ऊपर मुस्लिमों के द्वारा
हमले किए जा रहे हैं जो हिंदुओं के हैं। जैसे कि करौली में मुस्लिमों ने एक हिंदू विरोधी दंगा किया था उनकी बहन बेटियों के ऊपर, उनकी संपत्तियों के ऊपर। और ये लोग जिस तरह से सर से जुदा गैंग एक्टिव कर चुके हैं राजस्थान में, वो हिंदुओं के लिए और बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। और बीजेपी को ये ध्यान में रखना चाहिए, यदि हिंदू नहीं होंगे तो आपकी भी सत्ता नहीं रहेगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति के जो स्थानिक चाणक्य हैं शरद पवार, उन्होंने बहुत बड़ी चतुराई से महाराष्ट्र की राजनीति को जो चतुर्मुखी और पंचमुखी लड़ाई थी उसको त्रिमुखी लड़ाई में तब्दील कर दिया है। और किस तरह से शिवसेना को राजनीतिक तौर पर ख़त्म करके शरद पवार ने जिस तरह से शिवसेना को अपने साथ में मिलाया, उनको मुख्यमंत्री पद की लालच देकर, वो बताता है कि शिवसेना को ख़त्म करना उनका प्राथमिक मकसद था और साथ में बीजेपी को महाराष्ट्र की राजनीति से ख़त्म करना दूसरा मकसद था। परंतु ऐसा हो नहीं सका और साथ में शरद पवार या एनसीपी ने ऐसा सोचा कि यदि अगले जो चुनाव होंगे, या तो फिर वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, बीएमसी के हों या स्थानिक निकायों के चुनाव हो, वो भाजपा और एनसीपी के नेतृत्व में अन्य राजनीतिक पार्टियां, संगठन चुनाव लड़ेंगे और अंत में एनसीपी को अपना मुख्यमंत्री मिल पाएगा। परंतु बीजेपी के पास में एक जो हुक्म का इक्का है या बादशाह है वो देवेंद्र फडणवीस हैं। और बीजेपी को यदि ऐसा लग रहा है कि उनको महाराष्ट्र में अब अपनी सत्ता बनाने से कोई नहीं रोक पा रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी महाराष्ट्र का विकास करने के लिए और अन्य तरह से राजनीतिक गठबंधन है वो बनाने के लिए पूरी छूट देनी चाहिए। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस्लामिस्टों का तृप्तिकरण या तुष्टिकरण ना करे। वैसे भी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र 60% हाथ में है, उनको बहुत ज़्यादा अब मेहनत करनी नहीं है। परंतु बीजेपी को हमेशा दोनों आँख खोल कर सोने की ज़रूरत है राजनीति में, क्योंकि इस्लामिस्ट जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और बीजेपी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जिस तरह से हराने की जो रणनीति बनाई है, वो बताता है कि बीजेपी के लिए आने वाला समय थोड़ा कठिन होगा। जैसे कि बंगाल है, कश्मीर है, राजस्थान है या दूसरे अन्य राज्य हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र अब ज़्यादा टेढ़ी खीर नहीं है। अब बात करते हैं कि यदि बीजेपी को लोकसभा 2024 के चुनाव में भारत वर्ष में जो चुनाव होंगे और लोकसभा में 380-385 सीट से ज़्यादा लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किन किन बातों से बचना चाहिए। बीजेपी को सबसे पहले हिंदू सनातन राष्ट्रवाद की राजनीति को दरकिनार नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी उनकी गलती होगी। नंबर दूसरी चीज़, बीजेपी को हिंदुओं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदुओं की हर वाजिब और ज़रूरी मांगें पूरी करने का भरोसा देना चाहिए और हिंदुओं का किसी भी परिस्थिति में साथ राजनीतिक तौर पर या कानूनी तौर पर नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी चीज़, बीजेपी को अपने जो राजनीतिक संगठन है और जो सामाजिक कार्य करते हैं परंतु राजनीतिक जो कार्यवाहियाँ हैं या कामगिरी है वो ज़्यादा नहीं करते हैं, उन संगठनों के ऊपर कोई कानूनी या राजनीतिक दबाव ना आए, उसका ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस। नंबर चौथी चीज़, बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए कि जो हिंदुओं को ऐसा लगता हो
कि ये इस्लामिस्टों का तृप्तिकरण या तुष्टिकरण है। नंबर 5, बीजेपी को ऐसे कार्य खुलकर या छुपकर नहीं करने चाहिए जिसके कारण हिंदुओं को ऐसा लगे कि उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार और शरिया के नाम पर जिहाद करने वालों को बीजेपी संरक्षित कर रही है, पोषित कर रही है, या उनके इस राजनीतिक इस्लाम को मुक्त तौर पर समर्थन दे रही है। जिस तरह से मौलाना नरेंद्र मोदी ने अजमेर में चादर भेजने का कार्यक्रम चालू किया है, जिस तरह से बीजेपी ने सूफ़ी संत का स्नेह मिलन कार्यक्रम किया है, जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों के लिए कार्यक्रम की है, ऐसे कार्यक्रम बीजेपी के लिए राजनीतिक भूल साबित हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी के अंदर वैचारिक संकट आएगा। तो बीजेपी को या आरएसएस को ऐसे काम करने बंद करने चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से कार्य किया है, यदि उसमें मुस्लिम खुश नहीं है तो मुस्लिम कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये बात बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए। वैसे भी बीजेपी को मुस्लिम वोट देने के लिए प्रथम पसंदगी नहीं मानते हैं, वो सिर्फ मजबूरी में या लालच में वोट देते हैं, क्योंकि मुस्लिम अपने वोट की बहुत भारी कीमत वसूल करते हैं। और बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये देश के जो आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके ऊपर सबसे पहले सनातनियों का, हिंदुओं का अधिकार है, क्योंकि ये जो संगठन काम करते हैं हिंदुओं के, उनसे फीडबैक लेकर बीजेपी अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, राजनीतिक व्यूह रचना है, दोनों के बारे में अच्छे से समझ सकती है। नंबर 6, बीजेपी को अपने कार्यकर्ता, अपने मतदाताओं को जिहादियों, सेक्युलरों, कामपंथियों, लिबरलों के भरोसे हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग सबसे पहले हिंदुओं को, यानी बीजेपी के जो मतदाता हैं, उनको शारीरिक, आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं और बाद में मियाँ लॉर्डों के साथ में मिलकर उनको राजनीतिक तौर पर ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बीजेपी को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर 7, बीजेपी को अपने स्थानिक नेतृत्व, संगठन दोनों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, साथ में अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश और उम्मीद जगानी चाहिए। और 8वीं चीज़, बीजेपी को जहाँ तक बने ऐसे इम्पोर्टेड नेता नहीं लाने चाहिए जो भूतकाल में या संभवित भविष्य में भारत, सनातन या हिंदू आस्थाओं के प्रति दुर्व्यवहार कर चुके हैं या कर सकते हैं, या तो ऐसे बयान दे चुके हैं या देने वाले हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी को नेता नहीं, कार्यकर्ता जोड़ने की सोचना चाहिए। नंबर 9, बीजेपी को खुलकर राष्ट्रवाद, सनातनवाद के ऊपर अपने विचार रखने चाहिए। इनके प्रति अपनी राय व्यक्त करने से या बताने से डरना नहीं चाहिए। नंबर 10वीं चीज़, बीजेपी को हमेशा मतदाताओं के बीच में आर्थिक, राजनीतिक जागरूकता अभियान चलाते रहने चाहिए। और यदि बीजेपी ऐसा करती है तो बीजेपी को 2024 में हो सकता है 400 प्लस से ज़्यादा सीटें आ जाए। नंबर 11वीं बात, बीजेपी को मतदाताओं के बीच में अपनी सरकार के द्वारा, जो भले राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या जो स्थानिक नेतृत्व हो, उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी, उनके द्वारा लाई गई योजनाओं की जानकारी मतदाताओं के बीच में प्रचारित और प्रसारित करनी चाहिए, जिससे बीजेपी के जो मतदाता हैं या विरोध पक्ष के भी जो मतदाता हैं, पर वो इस्लामिस्ट नहीं हैं, वो भी बीजेपी को वोट देंगे। और इसका फ़ायदा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में और आने वाले स्थानिक जो विधानसभा के चुनाव है उनमें मिल सकता है। अब बात रहती है हिंदुओं को
या लोकसभा के चुनाव हो जो 2024 में हो रहे हैं, या विधानसभा के चुनाव हो जो अगले कुछ सालों में आ रहे हैं या वर्तमान समय में आने वाले हैं, या कोई भी स्थानीय निकाय चुनाव हो, उनमें वोट डालते वक्त क्या क्या सतर्कता और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मुफ्त की राजनीति, सस्ती चीज़ों की राजनीति करने वाली पार्टियों को वोट नहीं देना चाहिए। इसमें यदि बीजेपी ऐसा लालच देती है तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यदि ऐसा काम कर रही है बीजेपी तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पर बीजेपी को ऐसा करने से बचना चाहिए, जहाँ तक मैं ऐसा मानता हूँ। नंबर दूसरी चीज़, जो पार्टियाँ भाईचारे के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट मांगती हैं, ऐसी पार्टियों को हिंदू कतई वोट ना दें, कतई वोट ना दें। जो पार्टियां इस्लामिस्टों को यानी मुस्लिमों को अपने केंद्र में, शीर्ष नेतृत्व में बहुत ज़्यादा जगह देती हैं, उनको वोट देने से बचना चाहिए, वरना आपकी बहन बेटियां, आपकी संपत्ति और आपके घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनकी गर्दनें खतरे में आ सकती हैं। ये हिंदुओं को सोचना चाहिए। हिंदुओं को ऐसी पार्टियों को वोट देने से हमेशा बचना चाहिए जो भारत की संप्रभुता और अखंडितता और लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध में बातें कर चुके हों या बातें कर रहे हों। ऐसी पार्टियों को वोट देने का मतलब है ये लोग सबसे पहले हिंदुओं के विरुद्ध में जनसंहार का समर्थन करेंगे, और ऐसे लोग हिंदुओं को ना तो राजनीतिक लाभ दिलवा पाएंगे, ना न्यायिक लाभ दिलवा पाएंगे, ना इनके साथ में राजनीतिक और न्याय कर सकते हैं। जैसा हमने केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को देखा है दिल्ली में, जिस तरह से उसने हिंदुओं के विरोध में और पंजाब में भारत के विरोध में जो लोग थे उनका साथ लिया और हिंदुओं के खिलाफ जनसंहार करने की वो अभी चेष्टा कर रहे हैं और दिल्ली में तो कर चुके हैं। हिंदुओं को ऐसी पार्टियों को वोट देने से बचना चाहिए जो लव जिहाद जैसे ज्वलंत मुद्दे हों, या हिंदुओं के धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे हों, बेकारी गरीबी के नाम पर राजनीति कर रहे हों, राजनीतिक धरना प्रदर्शनों के नाम पर भारत की या स्थानिक राज्य की आर्थिक गतिविधियों में विघ्न बाधा खड़ी कर रहे हों, ऐसी पार्टियों को वोट ना दें। जैसे मेघा पाटकर ने नर्मदा के ऊपर एक सरदार सरोवर बांध बन रहा था, उसके विरुद्ध में बहुत लंबी एक धरना प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई लड़ी। बाद में आम आदमी पार्टी से वो जुड़ी। राहुल गांधी ने दक्षिण में कई प्लांट और फैक्ट्रियों के विरोध में अपने धरने प्रदर्शनों में हाजिरी दी, और बाद में यही पार्टियां बेकारी, गरीबी और बेरोजगारी के नाम पर और महंगाई के नाम पर दिग्भ्रमित करती हुई नज़र आती हैं। जो साउथ की पार्टियां हैं वो पार्टियां हिंदुओं के, आदिवासियों के ईसाईकरण का पूरी तरह से बीड़ा उठाकर रखे हुए हैं। ऐसी पार्टियों के लिए हिंदुओं को वोट देने से बचना चाहिए, और बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए कि यदि बीजेपी साउथ में ऐसी जन जागृति नहीं फैलाएगी तो बीजेपी को कर्नाटक के बाहर अपना विस्तार करने में समस्या आ सकती है। और अंतिम बात बोल देता हूँ, यदि बीजेपी को अपनी टैली 400 के ऊपर ले जानी है तो उनको साउथ यानी दक्षिण भारत में कर्नाटक से बाहर अति आक्रामक विस्तार करना पड़ेगा। राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद को खुलकर समर्थन देना पड़ेगा। अपने विधायकों, कार्यकर्ताओं, पार्षदों और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको खुलकर कानूनी और राजनीतिक समर्थन, सहयोग देना पड़ेगा। और जो वहाँ पर काम कर रहे हैं सामान्य कार्यकर्ता, तो उनको ये समझाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस तरह से जो स्थानिक मुद्दे हैं
उनको राष्ट्रवाद के साथ में जोड़कर, सनातनवाद के साथ में जोड़कर जनता के बीच में जाएं और मतदाताओं को जागरूक करें। मेरा सिर्फ विश्लेषण यहीं तक है। और बीजेपी को यदि ऐसा लगता है कि वो 2024 के चुनाव जीत जाएगी और दूसरे लोगों को भी ऐसा लगता है, तो ये शायद प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जिस तरह से 2023 में कुपक्ष भारत का मुस्लिम, लिबरल, सेक्युलर, विदेशी आर्थिक ताकतें, आर्थिक संस्थाएं और विदेश की जो राजनीतिक और सैन्य शक्तियां हैं, वो भारत के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, भाजपा के विरोध में, नरेंद्र मोदी के विरोध में हर प्रकार के षड्यंत्र करेंगी। और इसमें भारत के अंदर बैठे हुए सांप और भारत के बाहर बैठे हुए भारत के सांप दोनों पूरी तरह से अपना सहयोग, वो फिर आर्थिक हो, वैचारिक हो, दोनों करेंगे। क्योंकि हमने किसान आंदोलन और NRC CAA के विरोध में किया गया आतंकवादियों के द्वारा जो हिंसा का तांडव था, वो दोनों देखा है। इसलिए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और हिंदुओं को ये सारी चीज़ें, दिन प्रतिदिन की जो राजनीतिक घटनाक्रम है, सामाजिक घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम है, उन सब का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ में मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।